पीएम नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के पीएम आज द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। ये शिखर बैठक द्विपक्षीय संबंधों के मौजूदा ढांचों की समीक्षा और उसे मजबूत करने के लिहाज से होगी काफी अहम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को 3 कृषि विधेयकों दी मंजूरी। अनाज उत्पादक किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार का नया अध्याय आज से होगा शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, कानपुर नगर और मेरठ में कोविड-19 के संबंध में विशेष रणनीति बनाकर कार्रवाई किए जाने के दिए निर्देश। धान की खरीद 1 अक्टूबर से होगी शुरू। किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का दिया भरोसा। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 50 लाख के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आईसीएमआर द्वारा कोविड और दूसरी बीमारियों से संबंधित जानकारी के लिए पोर्टल किया लॉन्च। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। यूरोपीय संघ के देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने की कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के पीएम आज द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे वर्चुअल सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग से जुड़ा एक समझौता होगा। इसके साथ ही डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में भी शामिल होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी और प्रधानमंत्री फेडरेशन के बीच होने वाली ये शिखर बैठक द्विपक्षीय संबंधों के मौजूदा ढांचों की समीक्षा और उसे मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम होगी। भारत और डेनमार्क के बीच जहां 70 साल से राजनयिक रिश्ते हैं, वहीं ऐतिहासिक संबंध करीब 400 साल पुराने हैं। भारत को दुग्ध उत्पादन में मिली कामयाबी यानी श्वेत क्रांति में डेनमार्क का अहम योगदान है। इसके साथ ही पवन ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने में भी डेनमार्क का सहयोग मिला है। भारत और डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बीते 3 साल के दौरान 30% की वृद्धि दर्ज की गई। लगभग 200 डेनिश कंपनियां, खासतौर पर अगर भारत की बात की जाए तो उसमें शिपिंग, नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, खाद्य और प्रसंस्करण समेत मेक इन इंडिया की अनेक परियोजनाओं में निवेश कर चुकी हैं। वहीं डेनमार्क में लगभग 25 भारतीय कंपनियां आईटी, नवीन ऊर्जा और इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम कर रही हैं। कोरोना काल में हो रहे सम्मेलन से दोनों देशों के आपसी संबंधों को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस को उसकी दोहरी नीतियों को लेकर तीखा हमला करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि सरकार की योजनाओं को लेकर किसानों के मन में गलत धारणा पैदा करने की कांग्रेस की साजिश कामयाब नहीं होगी। आज कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया। आज तक जनता ने आंदोलन देखे, लेकिन ट्रक में से ट्रैक्टर लाकर वो इंडिया गेट के पास जलाना, ये कांग्रेस का नाटक है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस आज बेनकाब हो गई। जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रही है, वो निंदनीय है। पिछले सप्ताह संसद से पारित तीनों कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही अनाज उत्पादक किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार का नया अध्याय आज से शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को 3 कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी है। कृषि विधेयक जब कानून में तब्दील हो चुके हैं, तीनों कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। ये विधेयक इस तरह हैं। पहला विधेयक किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। कृषि क्षेत्र में सुधार से जुड़े हैं ये तीनों विधेयक। इन विधेयकों का मकसद विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज के बिक्री की अनुमति देना है। सभी किसानों को अनुबंध खेती की इजाजत भी देना है। अनाज, दाल, आलू, प्याज और तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करना है। 3 विधेयकों का मकसद कृषि क्षेत्र में उदारीकरण करना भी है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी
113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज ही के दिन 1907 में अविभाजित पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। देशभक्ति की भाव से ओतप्रोत शहीद आजम भगत सिंह आजादी के संघर्ष में ऐसे रमे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए बड़े साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। देखिए उनके जीवन से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। यही वो जज्बा था जो शहीद होने से पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दिलों में था। आजादी के लिए वतन पर अपनी जान की कुर्बानी देने वाले इस शहीद आजम भगत सिंह ने देश की आजादी में अहम किरदार निभाया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वो महज 12 साल के थे। अपने पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह से प्रेरित होकर आजादी की जंग में इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह आजादी की लड़ाई में खून खराबे के खिलाफ थे, पर वे मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित थे और समाजवाद के पक्षधर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापक सदस्यों में से एक इस नौजवान ने पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी लहर ला दी जिसका असर हर जवान में दिखने लगा। आज भी युवा पीढ़ी आजादी के दीवाने सरदार भगत सिंह की कुर्बानी को याद करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वीरता और पराक्रम की उनकी गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उन्हें ट्वीट करके नमन किया। जावड़ेकर ने कहा कि महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर कोटि कोटि नमन। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखनऊ, कानपुर नगर व मेरठ में कोविड-19 के संबंध में विशेष रणनीति बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग और सर्विलांस जितना सुदृढ़ होगा, कोरोना के प्रसार को रोकने में उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन, टेस्टिंग और सर्विलांस आदि के संबंध में निरंतर फीडबैक लेते हुए उचित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक सतर्कता और बचाव ही एकमात्र उपाय है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। पिछले एक सप्ताह में सक्रिय कोरोना के केसेस की संख्या में काफी कमी आई है। यह एक अच्छा संकेत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 अक्टूबर 2020 से धान खरीद की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सारी व्यवस्थाएं समय रहते कर ली जाएं, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक दशा में मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आईसीएमआर द्वारा कोविड और दूसरी बीमारियों से संबंधित जानकारी के लिए बनाए गए पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल में कोविड सहित सभी बीमारियों के वैक्सीन के विकास से जुड़ी जानकारी उपलब्ध रहेगी, ताकि लोगों को वैक्सीन से जुड़ी तमाम जानकारियां एक ही जगह पर मिल सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मौके पर कहा कि लोगों को कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में बेहतर स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। Believe that if we can take care of two issues in the country, right nutrition for the people and right lifestyle habits about physical activity and all, we can actually take care of the major part of the health. And of course, then aided by many other factors like good quality water, good quality sanitation, good quality air, environment. A strategy has to be planned whereby we can actually ensure that whatever good work has been done and whatever the outcomes of that research are,
they are in some manner or the other, by making a good quality public health movement, they are able to ensure that they are delivered to the common people of India. कोरोना को लेकर जिस तरह से सरकार कदम उठा रही है उसकी मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में अब तक 50,16,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 74,893 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 82.58% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.57% रह गई, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत की सफलता में नए मुकाम जुड़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के ठीक होने की संख्या जो जून में 1 लाख थी, सितंबर में तेजी से बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्वीट कर कोविड-19 के खिलाफ भारत की सफलता को रेखांकित किया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने किसानों से किसान बिल का विरोध न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अभी तक इस बिल को समझा नहीं है वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल किसानों के हित में लाया गया है, इससे एक देश एक बाजार की परिकल्पना पूरी होगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों की हमेशा अनदेखी की, किसानों के विषय में कभी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ने में यह बिल सहायक होगा। उन्होंने कहा कि बिल पर विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, जो कि अशोभनीय है। इस बिल के बारे में अभी आम किसान ने जानकारी प्राप्त नहीं की है और उस पर कोई चिंता नहीं करी है। ये केवल राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है किसान के पूरे हित को ध्यान में रखकर निर्णय हुआ है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जो तय किया है वो भी बढ़ाकर किया है और किसान कहीं पर भी अपने उत्पाद को बेच सकता है। और मुझे ऐसा लगता है केवल खास तौर से पंजाब, हरियाणा थोड़ा बहुत राजस्थान के किसान इसके विरोध में हैं, पर धीरे धीरे सबकी समझ में आ रहा है। सबको लग रहा है कि उनके हित का काम है। पिछले 5-6 वर्षों में किसान की उपज को एक सही ढंग से देखने का काम किया है, उसका फैसला हो रहा है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि वास्तव में सही अर्थों में किसान का कोई नुकसान नहीं है और किसान इस बात को एहसास करे, उसके बाद बात करें। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे। जनपद के चिन्हित किए गए सभी फीडर्स की लाइन हानियां 15% से नीचे लाना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि लाइन लॉस कम होने पर संबंधित क्षेत्र को 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति दी जाए। नए कनेक्शन के आवेदन के जल्द निस्तारण कर पेंडेंसी 0 रखने के निर्देश उन्होंने दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं के नाम व नंबर अपडेट रखें, उनसे फीडबैक लेते रहें। मंत्री ने बरसाना व गोवर्धन वितरण उपकेंद्रों पर अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि कहीं भी उपभोक्ता को बिजली के काम के लिए भटकना न पड़े। बिल न आने, गलत बिल की शिकायतों का निस्तारण तत्काल कराने को कहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि तहसील की शिकायत, थाने की शिकायतें, उपकेंद्रों की शिकायतें उन्हीं स्तर पर उनका समाधान हो। जिला स्तर पर शिकायतें नहीं आए, तहसील की, थाने की शिकायत जिला स्तर पर नहीं आए और जिले से शिकायतें लखनऊ तक ना पहुंचें। उसी के लिए लगातार हम लोग दौरे करते हैं, प्रवास करते हैं। उपकेंद्रों का दौरा मेरा हुआ, तहसील का दौरा मैंने किया, थानों का दौरा किया और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उससे अधिकारियों को अवगत कराया, दिशा निर्देश भी जारी किए। थानों में जो क्षेत्र है वहाँ पेट्रोलिंग बढ़े, जो पिकेट हैं वहाँ अधिकारी स्वयं जाकर निरीक्षण करें। कई बार देखने में आता है कि वहाँ मौके पर सिपाही तैनात नहीं रहते हैं, लेकिन रोज नामचा में वो सिपाही दर्ज रहता है कि उसकी रवानगी उस नाके पर की गई है। तो तमाम तरह की शिकायतें थी, उसको लेकर मेरा दौरा रहा था। उसमें बहुत सारी शिकायतें भी मिली थी, तो संबंधित अधिकारियों को उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि वो कार्रवाई करें। जनपद कानपुर देहात के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने के साथ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सौभाग्य योजना के द्वारा निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। यह कनेक्शन केवल देहात क्षेत्र में
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत जनपद के प्रत्येक गांव देहात क्षेत्रों में 3000 लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को 1 वाट का बिजली कनेक्शन बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। निःशुल्क कनेक्शन देने की प्रक्रिया DVVNL ने इसी माह के 1 सितंबर से शुरू की है, जो कि 30 दिसंबर तक पूरी की जाएगी। देहात क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क कनेक्शन देने को लेकर विद्युत वितरण निगम गांव-गांव कैंप लगाकर लोगों को कनेक्शन दे रहा है। तहसील भोगनीपुर के गांव सैदलीपुर निवासी कुलदीप सिंह ने बताया कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे बिजली का कनेक्शन ले सकें। फिर उसे सौभाग्य योजना के बारे में पता चला और निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया। 2 दिन बाद घर में मीटर लग गया, और जिससे उनका परिवार बहुत खुश है। मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने हमको फ्री में सौभाग्य योजना के तहत बिजली दिया है, मीटर लगा है हमारे यहाँ, और उन्होंने शौचालय दिया है हमको, और राशन फ्री में देती है। कोरोना काल के पीरियड में राशन फ्री में देती है और चना भी देती है। मुझको मोदी सरकार की तरफ से मीटर मिला है और मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उससे मैं सरकार से खुश हूँ। मीटर से लगने से हमें लाइट जल रही है, टीवी भी चल रही, पंखा भी चल रहा है, और बच्चे भी जो छोटे हैं वो पढ़ते लिखते हैं, बैठ करके उजाला मिलता है, यही हमें आराम। हम खराब नहीं, अच्छा ही कहना चाहते हैं। हमें बड़ी सुविधा है। हमें मोदी सरकार के उसमें जो है किसान सभा का भी पैसा मिल रहा है और आराम। मोदी जी की तरफ से हमको सरकारी मीटर मिला है, जिससे हमारे घर में उजाला होता है, बच्चे भी हमारे पढ़ लेते हैं। हमें सरकार ने बहुत हमको अच्छा किया है कि आपके घर में लाइट आ गई, रोशनी होती है, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, खाना भी बनता है, और सरकार ने हमको गल्ला भी देती है। जो ये बिजली का हमको फ्री मीटर मिला है, उससे हमारे बच्चे सुकून से पढ़ सकते हैं। सक्षम प्रदेश की अवधारणा को साकार करने के लिए मनाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण माह 2020 के तहत महिलाओं और बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार निःशुल्क दुधारू अन्ना गौवंश का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद चित्रकूट में बांदा चित्रकूट के सांसद RK सिंह पटेल ने पहाड़ी ब्लॉक के खरसेड़ा गांव की गौशाला में पोषण माह अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा आयोजित निःशुल्क गौवंश वितरण कार्यक्रम में 25 कुपोषित बच्चों के परिवारों को 1-1 दुधारू गौवंश के साथ सहजन के पौधों का वितरण किया। वहीं जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने बताया कि जिले में 31,737 अन्ना गौवंश गौशालाएं संरक्षित हैं। इस योजना के तहत स्वेच्छा से लोगों को दुधारू गाय दी जा रही है। साथ ही सहभागिता योजना के अंतर्गत 900 रुपये प्रतिमाह गाय के आहार के लिए भी दिए जा रहे हैं। वहीं गाय लेने वाले परिवारों ने भी सरकार की मां स्वस्थ है, गाय की सेवा करेंगे, गाय हमारी नस्ल दृष्टि देगी। जब बीज पोषण, जैसे सांसद महोदय जी ने अभी बताया कि इसमें दूसरा बीज पड़ेगा, इसकी देखरेख डॉक्टर करेंगे, हर महीने जाके उसको चेक करेंगे, उससे हमें बहुत फायदा है। गोबर मिलेगा, खाद मिलेगी हमें। अच्छी पहल है सर, बहुत अच्छी पहल है। निश्चित तौर पर जो कुपोषित बच्चे हैं वो अगर गाय का दूध पिएंगे तो निश्चित तौर पर कुपोषण से उनको निजात मिलेगा। पहले भी हमारे देश में परंपरा रही है कि जो बच्चा अस्वस्थ रहता था उसको गाय का दूध पिलाने के लिए डॉक्टर वैद्य कहते रहे हैं, और उसकी शुरुआत अपने जिले में हो चुकी है। पूरे जनपद में अन्ना गौवंश हमारे यहाँ इस समय 31,737 अन्ना गौवंश हैं, जिनका भरण पोषण हम लोग गौशालाओं में रख के कर रहे हैं। उसको कुपोषण दूर करने से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जोड़ा है, उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया जनपद में, और हमें इस बात का की खुशी है कि आज जिस तरह से एक सफल कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, इसी प्रकार से जनपद के अन्य ब्लॉकों में भी हम लोग इसको ले जाएंगे आगे, और निरंतर ये प्रयास करेंगे कि हम लोग कुपोषण को अन्ना गौवंशों के माध्यम से दुधारू गायों को दे करके आगे बढ़ाएं, और साथ ही साथ इनके नस्ल सुधार का भी कार्य करें। कोरोना लॉकडाउन में बंदी से पहले प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता की अलख जगाकर कन्नौज जिले के बॉर्डर स्थित गांव खरगपुर निवासी काव्या सिंह ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। साथ ही कोरोना आपदा को भी अवसर में बदल दिया। काव्या ने गोबर से डिजाइनर दीपक बनाने का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेकर अपने गांव आकर गोबर से डिजाइनर दीपक बनाना शुरू किया। काव्या ने ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनको भी आत्मनिर्भर बनाया। अब ये ग्रामीण महिलाएं गोबर का दीपक बनाकर स्वरोजगार होने की बात कर रही हैं। काव्या का कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र वोकल फॉर लोकल से बहुत प्रभावित हुई हैं।
इसी कारण उन्होंने स्वदेशी दीपक बनाकर चाइना के दीपकों पर विराम लगाने का प्रयास किया। काव्या ने बताया कि इस मुहिम से पशुपालक किसानों को भी फायदा होगा। आने वाले समय में गोबर से बने इन डिजाइनर दीपकों की मांग बढ़ेगी तो गांव में कूड़े में फेंके जाने वाला गोबर फेंका नहीं जाएगा, उसके दाम मिलना शुरू हो जाएंगे। लोग बाग छोड़ देते हैं तो उनके अपमान भी बहुत होता है, इसलिए गाय हम अपने घर पे जब रखेंगे तो उसका गाय का गोबर होता है उसे हम अपने अच्छे प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि कोई भी हवन पूजन करते हैं तो गाय के गोबर की जरूरत पड़ती है। अगर गाय का गोबर के दिया रखे जाएंगे तो और अच्छा होगा, शुभ होगा और अच्छे एकदम देसी गाय का जो दीपक होता है अच्छे काम में आता है, उससे बहुत अच्छा हम लोगों को भी लगता है और पूजन में भी अच्छा आनंद आता है। इनसे लाभ ये है कि हमें लोगों को रोजगार नहीं थे, रोजगार मिल गया और फायदा होंगे और दीपावली को जलाने के काम में आएंगे। 1 किलो गोबर पहले गोबर को सुखाया, फिर पीसे, फिर उसमें 1 किलो गोबर में 200 ग्राम मुल्तानी मट्टी मिली है और 100 ग्राम प्रीमिक्स मिले हैं। फिर उसको अच्छे से मार के फिर बनाए। खाली समय मुझे लगा कि क्यों ना माननीय प्रधानमंत्री की बात सुनकर जैसे लोकल को वोकल बनाया जाए। इसके तहत मैंने अभी एक प्रशिक्षण लिया जिसमें गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं और मैंने वो प्रशिक्षण महिलाओं को भी दिया। इसके बाद जो हमारे यहाँ कई महिलाएं मिलके ये गाय के गोबर के दिए बना रही हैं, जिससे कई महिलाएं जो बना रही हैं उसके रंग बिरंगे दिए को देख के, डिजाइनर दिए को देख के लोग आकर्षित भी हो रहे हैं और वो दिए खरीद भी रहे हैं। जिसके तहत एक जो गोबर हमारा कचरों में डाल दिया जाता था या जो भी है, तो उसकी एक तरीके से कीमत हो गई कि तो लोग उसको कचरे में ना फेंक पर हमको देंगे, हम उसका यूज करेंगे और उसके बहुत अच्छी तरीके से दिए बनाए जा रहे हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की मंत्र लोकल को वोकल बनाना ही मेरा प्रेरणा का स्रोत है। श्रम विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं निर्माण सेवकों के जीवन में खुशहाली ला रही हैं। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रम विभाग बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं एवं कार्यदायी संस्थाओं में कार्य करने वाले निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करते हुए उन्हें विभिन्न संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कर रहा है। पंजीयन हेतु 40 प्रकार के निर्माण श्रमिक पात्र हैं, जिनमें राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर आदि शामिल हैं। प्रयागराज में लगभग 1,75,000 से अधिक ऐसे कामगार हैं जिन्होंने न सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया है बल्कि सरकार की इस पहल की सराहना भी की है। रजिस्ट्रेशन इसका कराने आया हूँ। इसके पहले मैं बहुत सारी जगहों पे गया, वहाँ इतनी भीड़ भाड़ थी इसलिए हम लोग वापस चले जाते थे, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। CSC ने इसका इतना आसान कर दिया कि हम लोगों को अब कहीं ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। कई जगहों पे CSC का हो गया है सेंटर। तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, सरकार से मेरी यही वो है कि सरकार जो भी कर रही हम कामगारों मजदूरों के लिए या जो भी व्यवस्थाएं दे रही बहुत अच्छी है और वो सराहनीय है। मैं और अभी इससे पहले कोई सरकार ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की और मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि हमारी इस योजनाओं को सफल बनाते रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लखनऊ के एक ऐसे किसान समूह का जिक्र किया है जिसका नाम है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर। इस किसान समूह ने लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां लेकर लखनऊ के बाजार में बेची। इससे उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिल गई और उन्हें मनचाहे दाम मिले। इरादा फार्मर प्रोड्यूसर लखनऊ नाबार्ड के सहयोग से किसान उत्पादक संगठन बनाया जो खेतों से माल लेकर सीधे उपभोक्ताओं को बेचती है। इस संगठन से लगभग 500 किसान जुड़े हुए हैं। निदेशक दयाशंकर सिंह ने बताया कि कोविड-19 के दौरान सब्जियों के दाम गिर गए थे और किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, जिससे लखनऊ के किसानों के समूह इरादा फार्मर प्रोड्यूसर ने किसानों के खेतों से सीधे सब्जियां इकट्ठा कर उनको सैनिटाइज कर लखनऊ के बाजार व 1067 परिवारों को आपूर्ति की गई। दयाशंकर सिंह और अपूर्व सिंह ने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा कार्य की सराहना के लिए धन्यवाद प्रेषित किया है। जब कोविड की समस्या आई
तो हमने देखा कि लौकी 4 रुपए किलो, कद्दू 6 रुपए किलो, इस तरीके से सब्जियों का मूल्य काफ़ी गिर गया और किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा था। तो प्रयोग के तौर पे इसमें डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग ने हमारा सहयोग किया, पोल्यूशन बोर्ड के लोगों को हमने जोड़ा और हम सीधे किसान के खेत पे जाते थे और वहाँ से उनकी सब्जी इकट्ठा करके और लखनऊ के 1067 परिवारों को सीधे हम लोग आपूर्ति करना शुरू किए। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इरादा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का नाम लिया, तो इरादा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के परिवार, जो कि 500 किसानों का परिवार है, उसके अंदर एक हर्ष की लहर दौड़ उठी, क्योंकि आखिर कोई, हमें ये लगा कि आखिर कोई है जो हमारे किए गए प्रयासों को, हमारी की गई मेहनतों को समझ रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस मेहनत को, हमारे कंपनी द्वारा किए गए कार्य को समझा, जाना और उसकी तारीफ की। उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। जो पुराने ढंग से ज़मीन पे रेंगने वाली लताओं से लौकी तरोई एक पर करता था, लेकिन उसके बाद में मैं इरादा प्रोड्यूसर्स कंपनी से जुड़ा या उन लोगों से जानकारी आके मुझे दी, जो विधिवत मंच टाइप में बना के या जाल टाइप में बना के जो किसानी करनी शुरू की, उससे हमें आस्तित लाभ हुआ। फल जो थे उससे पूर्णतया सुरक्षित रहते थे, कोई कीटनाशक नहीं छिड़काव करना पड़ता था और वो क्वालिटी भी उनकी बहुत अच्छी आती थी। तो उस बारे में जब हमको बताया गया तो हम भी उसमें पूरे मनोयोग से लग गए। फिर हमने खुद ट्रेनिंग भी की इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की और आज हम खुद तो कर ही रहे हैं, साथ में और कई किसानों को उसके बारे में बता रहे हैं। हम यहीं गोपरा में रहने वाले किसान हैं और हम सब्जी की खेती करते थे ज़मीन पर नीचे से, पहले चाहे जाए की सब्जी सब ऐसे करते थे। फिर धीरे धीरे इरादा फार्मर प्रोड्यूसर से संबंध हुआ तो उन्होंने बताया कि मचान की खेती करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसको धीरे धीरे शुरू किया। शुरू करते करते फिर बड़े एरिया में शुरू करा तो अच्छा फ़ायदा मिला। फ़ायदा ऐसा मिला कि और कीटनाशक से अलग जैविक खेती पे किया है तो फ़ायदे से ज़्यादा फ़ायदा मिला, तो इसलिए हम दूसरे किसानों के भी जोड़कर अच्छा फ़ायदा दिला रहे हैं। बेटियां घर की जान और शान होती हैं और उतनी संवेदनशील भी। इसी तर्ज पर पिता के सपनों को साकार करने के लिए ताइक्वांडो चैंपियन बेटी शाहीन बानो ने छोटी सी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर पिता के सिर को ऊंचा करने के साथ देश का मान बढ़ाया है। अमेठी जिले के निवासी अकबर अहमद दिल्ली में एनएसजी कमांडो हैं। उनका परिवार सुल्तानपुर शहर में रहता है। अकबर की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी खेल जगत में देश का नाम रोशन करे। फादर हैं जो एनएसजी कमांडो हैं, जो कि अभी वो मानेसर में पोस्टेड है। तो बचपन से उन्हें बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पसंद था और वो चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स में आऊँ और आगे जाऊँ। जैसे कि हमारे देश की बेटियाँ हैं पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा, तो वो चाहते हैं कि वैसे मैं भी बनूं, मैं भी देश की बेटी बनूं, अपने देश के लिए खेलूं और मैं चाहती हूं कि मैं अपने देश के लिए खेलूं, अपने गांव के लिए खेलूं, अपने स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलूं, आप सबको बहुत प्राउड फील कराऊं और आगे इस गेम में जाऊं। और ताइक्वांडो में शुरू से उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया तो मेरे कोच मिस्टर प्रणय चंद शुक्ला, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी ताकि उसी वजह से मैं आज इंटरनेशनल गोल्ड मैंने मारा और एशियन के लिए गई। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी ऐसे ही जाऊँ और खेलूँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ, आगे लेके जाऊँ अपने देश का नाम। अभी तो मैं फ़िलहाल ऑनलाइन प्रैक्टिस ले रही हूँ। मेरे कोच हैं मिस्टर संजीवा, तो वो मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं और मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग घर पे करती हूँ। और मैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। वो हम सबको समय समय पे टिप्स देते रहते हैं कि हमें कैसे अपने घर में सुरक्षित रहना है और हम सब उनकी वो टिप्स फॉलो भी करते हैं ताकि हम अपने घर में सेफ रहें। और मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप जो भी। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पीएम नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के पीएम आज द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। ये शिखर बैठक द्विपक्षीय संबंधों के मौजूदा ढांचों की समीक्षा और उसे मजबूत करने के लिहाज से होगी काफी अहम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को 3 कृषि विधेयकों को दी मंजूरी। अनाज उत्पादक किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार का नया अध्याय आज से शुरू होगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, कानपुर नगर और मेरठ में कोविड-19 के संबंध में विशेष रणनीति बनाकर कार्यवाही की जाने के दिए निर्देश। धान की खरीद 1 अक्टूबर से होगी शुरू। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 50 लाख के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आईसीएमआर द्वारा कोविड और दूसरी बीमारियों से संबंधित जानकारी के लिए पोर्टल किया लॉन्च। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।